हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हमारे साथ है भव्या गुप्ता, जिन्होंने इस बार सीएसआई नेट जेआरएफ में 49 रैंक हासिल किया है और साथ में गेट 2 बार क्वालिफाई कर चुकी है और भी अच्छे रैंक के साथ 136 एंड 500। तो वेरी वेरी वेलकम एंड बिग कंग्रेचुलेशन भव्या। A very good evening. I am Bhavya Gupta. I am pursuing MSc Honors Mathematics from Punjab University. ओके। आपका जो ये सफर रहा, लाइक आपने सीएसआई नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया तो आपने इसके पहले ग्रेजुएशन किया होगा, तो आपके माइंड में कब आया कि ये इस लाइन में जाना है, और ये सफर कैसा रहा बस यहाँ तक आने में, क्या क्या दिखते हुए? मेरे माइंड में बेसिकली बचपन से ही था, मीन्स लाइक 10th 11th 12th की मुझे प्रोफेसर बनना है। सो फिर प्रोफेसर बनने के लिए नेट वगैरह तो क्वालिफाई करना ही होता है, मीन्स नेट पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए बेसिकली बिना पीएचडी के तो आजकल प्रोफेसर नहीं बनते। तो यहाँ तक था। एंड स्ट्रगल्स एज सच नहीं आई, मतलब हाँ, मतलब जैसे कि जब जो आईआईटी में जाने के लिए बीएससी का जो पेपर देते हैं, वो वो मेरे में उसमें उसमें मेरे ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तो मैं बेसिकली बीएससी आईआईटी से ही नहीं कर सकती थी मैथ्स में। तो वो था एक, बट पंजाब यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, मीन उसके टीचर्स वगैरह काफी अच्छे हैं, नॉलेजेबल है। सो वो भी अच्छा था। ओके, जैसे आपने बोला कि आपको आईआईटी में जाना था बट वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं उसकी मेहनत आपको अभी फायदा कर रही है। लाइक हमने जेआरएफ क्वालिफाई किया, आगे अच्छी एग्जाम देने वाले हो। तो ओके, आपका जब रिजल्ट हुआ, एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो आपका रिएक्शन, लाइक आपके फैमिली होंगे, आपके फैमिली मेंबर, वेल विशर्स, फ्रेंड्स का रिएक्शन कैसा था? या आपका ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुई या कंटिन्यू कर गए नेक्स्ट एग्जाम के लिए? हम्म, थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी, मींस लाइक, बट पेरेंट्स का तो उनको ज्यादा आइडिया नहीं था ना कि मतलब कौन सी रैंक ज्यादा अच्छी होती है। मतलब देवर लाइक कि 49 रैंक अच्छी है भी कि नहीं, मतलब नहीं पता था कि वो अच्छी रैंक है कि नहीं। तो उनको तो डाउट ही था कि वो अच्छी है भी नहीं। तो उनका उसके बाद जब मैंने कहा नहीं अच्छी रैंक होती है, तो उनको खुशी हुई। उनको पहले नहीं पता था कि 49 रैंक अच्छी होती है, मतलब उनको इसका आइडिया नहीं था कुछ। एंड फिर फ्रेंड्स का भी अच्छा रिएक्शन था, मैंने सबको मिठाई वगैरह खिलाई थी डिपार्टमेंट में अपने। तो स्टाफ का भी अच्छा था, ऑफिस वालों का, सबका अच्छा रिएक्शन था। बिल्कुल, 49 रैंक बहुत अच्छी रैंक होती है। जैसा कि मैं एमएससी के बाद क्वालिफाई किया और वो भी मैं 130 रैंक लाया था, तो ये बहुत अच्छी रैंक है। आप जो मास्टर, जैसा मैं सुना हूँ, मास्टर थर्ड ईयर में ही, थर्ड सेम में सॉरी, आपने क्वालिफाई कर लिया सीएसआई नेट जेआरएफ। तो हाँ आपकी जी। स्ट्रैटेजी क्या होती थी, लाइक आप मैनेज कैसे करते थे? अब जैसे आपने बताया कि बीएससी में आपने गेट क्वालिफाई कर लिया था, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि मैथ से लव करने के जगह कहीं और किसी और से लव करने में लगे होते हैं। तो ऐसे टाइम में आप कैसे मैनेज करा अपने आप को? एकेडमिक एग्जाम हो गए, एकेडमिक सिलेबस हो गया, साथ में सीएसआई नेट जेआरएफ जैसे इंडिया का टफेस्ट एग्जाम, तो इसके बारे में कुछ बोलिए। बीएससी में मींस गेट की ऐसा मैंने अलग से कोई तैयारी नहीं की थी। वो तो मैंने जैसे आईआईटी जाम की प्रिपरेशन कर रही थी मैं, तो वो तो मतलब उस उतना ही पढ़ा था मैंने, मतलब गेट के एग्जाम के लिए भी उसी के बेस पे वो क्लियर हुआ था एंड 500 रैंक आई थी। एंड फिर सीएसआई नेट की मैंने प्रिपरेशन एमएससी फर्स्ट ईयर में स्टार्ट की थी। जो कॉमन बुक्स होती हैं सीएसआई नेट की, जैसे कि थ्योरी तो मेरे को ऑलमोस्ट आती ही थी। इन्फो स्टडी पब्लिकेशंस की जो सारी बुक्स नहीं है, जो पॉपुलर है वो काफी ऑल ओवर इंडिया, वो ही की थी बस मैंने सेमेस्टर फर्स्ट में। एंड फिर सेमेस्टर थर्ड में बस उसको रिवीजन वगैरह की थी, नोट्स की रिवीजन। एंड इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी, मींस लाइक जो हमारे सेमेस्टर एग्जामिनेशंस होते हैं, जो उसका करिकुलम होता है, मतलब अगर आप पर डे 3 आवर्स या 2 आवर्स भी सीएसआई नेट को दे देते हो तो वो भी सफिशिएंट है, क्योंकि सैटरडे संडे भी होता है आपके पास 3 या 4 आवर्स देने के लिए, तो हो जाता है मैनेज। इतना कोई बर्डन नहीं होता मीन ज्यादा। ये बहुत अच्छी बात है। लाइक आप जब ग्रेजुएशन करते हैं या मास्टर करते होते हैं, तो यही सब सिलेबस नेट का सिलेबस होता है। तो आप जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उस जो सिलेबस क्लास में हो जाए उससे रिलेटेड, अगर हम लोग सीएसआर नेट हो गया, जो भी एग्जाम देने वाले हैं, उससे रिलेटेड साथ साथ में लगाते जाए, तो काफी अच्छा टाइम का यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो ये मेरे ख्याल से आपने ये बहुत अच्छे से मैनेज किया। कुछ बोलना यस चाहते यू कैन से, मीन्स थोड़ी बहुत ही हेल्प भी हो जाती है फिर।
जो हमारा सिलेबस होता है करिकुलम का। ओके। आपने कोई प्रॉपर बुक लाइक एमएससी में जो रियल एनालिसिस होता है, लीनियर अलजेब्रा, डीपीडी, कॉम्प्लेक्स, ऐसा कुछ बुक्स को फॉलो किया? लाइक आप आगे जाके पीएचडी का इंटरव्यू दोगे तो बुक काफी मैटर करता है, तो आपने अभी तक स्टडी किया एमएससी ड्यूरेशन में? वो बेनिफिट होता है एग्जाम में? हमारे जो कोर्स है उसमें मोस्टली फॉरेन ऑथर्स की बुक रिकमेंड करते या हैं, यू कैन टेल और मी। हमें मतलब पढ़ाते भी उसी से ही हैं। तो मीन्स एक तो वो हो जाती है, एंड साइड में मैं कोई इंडियन ऑथर की बुक भी फॉलो कर लेती थी। जैसे रीएनालिसिस के लिए मैंने बाटल पर रखी है, और रियल एनालिसिस बाय एमडी राय सिंघानिया की बुक भी पढ़ रखी है मैंने। कैरोथर्स कैरोथर्स भी कर रखी है। एंड लीनियर जेब्रा के लिए विकास बिस्ट विवेक साई की बुक, शॉमेन सीरीज की भी पढ़ रखी है। एंड हॉफमैन, के के हॉफमैन के कैट हॉफमैन में कुछ? हाँ जी, एक एक इसकी मैंने इंडियन ऑथर की लक्ष्मी पब्लिकेशंस की भी पढ़ रखी है, लीनियर अलजेब्रा की। एंड देन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस फ्रॉम एमडी राय सिंघानिया, वो सारा एमडी राय सिंघानिया से किया है। एंड एक और फॉरेन ऑथर की बुक है जिसका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा। एसएल रॉस। एस से स्टार्ट, हाँ, एस एल रॉस, राइट। एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की बुक इवेंस, एल या सी वेरी नाइस बुक। की बुक फॉलो नहीं की मैंने। एंड और कौन सब्जेक्ट्स बचे हमारे? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की भी एक एच एस कसाना की बुक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए। एंड एक फॉरेन ऑथर की भी, उसका नाम क्या था, आई डोंट ओके। रिमेम्बर इट्स नेम। या इससे पता चलता है कि आपने एमएससी करते हुए इतनी सारी बुक्स को पढ़ा, तो आपका मैथ में कितना पैशन है, कितना इंटरेस्ट है, ये सुनकर अच्छा लगा, वो भी गर्ल्स होके। तो मुझे मैं ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा मीट कर रहा हूँ लाइक इन्होंने जिन्होंने एमएससी में इतनी सारी बुक्स को पढ़ा। तो ये से इससे जो सुनने वाले हैं उनको काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि आप बुक्स को भी पढ़ सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लाइक जैसे आपने इवेंचुअली आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया होगा और स्ट्रगल भी आई होगी, तो कुछ स्ट्रगल्स लाइक डिमोटिवेशन आता होगा प्रिपरेशन के दौरान। जैसे अभी लोग बहुत सारे मास्टर भी कर चुके हैं, फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे लाइक कि कैसे आपने आपको फिर से अ, अपने मोटिवेट फिर से करें, ज्यादा फिर मे भी शायद उनकी कोई स्ट्रैटेजी अच्छी ना रही हो, क्या पता पेपर के टाइम वो नर्वस हो गए हो, पेपर अटेम्प्ट करते टाइम। या मीन्स जब हम जैसे फर्स्ट मंथ बिफोर द एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस टाइम क्या क्या पढ़ रहे हो। मतलब उस टाइम न्यू चीजें ना पढ़ो तो बेटर है, रिवाइज रिवाइज करो जितना ज्यादा कर सकते हो। एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं काफी। मीन्स उससे थोड़ा सा आइडिया भी लग जाता है और आपके कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो मैंने तो यही किया था बिफोर 1 मंथ, तो इससे ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। एंड डीमोटिवेट का तो मीन्स ऐसे है कि कई बार हो भी सकते हैं डिमोटिवेट अगर अच्छे मार्क्स ना आए, नेचुरल सी बात है। तो उसमें अब इतना भी डिमोटिवेट क्या होना, मतलब हो गया, अच्छे मार्क्स नहीं आए, एक बार आपने अटेम्प्ट किया, नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई कर लो, कभी ना कभी तो अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे और आपका क्लियर हो जाएगा। ओके। बस यही आपके है, रिवाइज करना पड़ता है बस टॉपिक को। क्वेश्चंस तो आपके ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं देखा जाए। आपके बातों से लग रहा है कि आपने काफी क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाई करते गए आपका मीन्स। एक चीज और कि आपका ये जो अटेम्प्ट हुआ मीन्स, इसके पहले आपने सीएसआ नेट का अटेम्प्ट दिया था, या उससे कहीं 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 ना कुछ एक दिया सीखा था कि कहाँ पे जनवरी में। फॉल्ट हुआ था? ओके। जनवरी में जो मैंने अटेम्प्ट दिया था वो मैंने पढ़ा नहीं था। मीन उस टाइम मैंने बताया ना, मैंने एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में इसकी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की थी। तो अभी मेरी हाफ प्रिपरेशन ही हुई थी, तो मैं विदाउट एनी रिविजन, विदाउट एनी सीइंग एनी नोट्स, आई हैड गिवन दैट एग्जाम। इट वाज इन जनवरी, एंड मेरी प्रिपरेशन मार्च मार्च में खत्म हुई थी। मीन्स सो ओके। 2 मंथ्स कम थे प्रिपरेशन के। सो उस टाइम तो मैंने जस्ट ऐसे दे दिया था एग्जाम। नो मीन्स अच्छा था, क्लियर हो जाता तो, बट ऐसे कुछ बहुत डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रिपरेशन के साथ में दिया था उस टाइम एग्जाम। ओके। आपने एग्जाम हॉल के पैटर्न की, एग्जाम के पहले की बात की,
एग्जाम हॉल का मैनेजमेंट के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? लाइक आपका क्या स्ट्रेटजी हुआ था, आपने एग्जीक्यूट कर पाया था कि नहीं एग्जाम हॉल में, जो भी आप प्लान लेके गए थे करने के लिए? प्लान तो मेरा यही था कि पहले जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करने हैं, मींस वो भी कम टाइम में, आई थिंक 25 मिनट्स के अंडर जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करने हैं, वो भी अगर जो ज्यादा लेंथी हैं, या जैसे टू काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स रेक्टेंगल्स वाले हैं, वो नहीं मैंने उस टाइम किए क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगता है ऑब्वियसली। तो वो मीन्स बाद के लिए जो ज्यादा लेंथी लेंथी हैं जनरल एप्टीट्यूड के। उसके बाद पार्ट बी किया मैंने, पार्ट सी नहीं किया मैंने क्योंकि पार्ट सी में वैसे भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए होता है, और फिर मीन्स पहले पार्ट बी कर लो तो आपको थोड़ी सी श्योरिटी रहती है, क्योंकि पार्ट बी का ऐसा होता है ना कि वन मल्टीपल सेलेक्ट नहीं है, वन ही ऑप्शन करेक्ट है, तो आपको आंसर निकालते टाइम पता लग जाता है कि यही आंसर है और ये आपका ठीक है। तो उसमें भी हमें नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी होती है अगर आपके पास आंसर नहीं आया सपोज, तो इससे अच्छा उसे मार्क ही मत करो क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग है। फिर मैंने पार्ट बी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, वो भी मीन्स जितना जल्दी मैं कर सकूं। उसके बाद मेरे पास टाइम बच गया था पार्ट सी के क्वेश्चंस करने के लिए। पार्ट सी के क्वेश्चंस में भी एक बार मैंने थोड़े से ऊपर से गो थ्रू किया था कि मीन्स जो, क्योंकि उसमें भी हमारे पास चॉइस होती है ना कि कुछ क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस करने होते हैं आई थिंक। तो इसीलिए बस एक बार सारे क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर लिए कौन से थोड़े से ज्यादा इजी हैं और जिसमें ऑप्शंस आराम से एलिमिनेट हो सकते हैं, करेक्ट टिक हो सकते हैं। तो वो अटेम्प्ट किए थे। एंड पार्ट बी में भी सेम ऑप्शंस थी, तो मैंने एक स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था क्योंकि वो मुझे आता था। ऐसे ही था। ओके, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपकी स्ट्रेटजी रही, तो मैं यहाँ पे सबको जो भी व्यूअर उनको बोलना चाहूंगा कि स्ट्रेटजी जरूरी नहीं कि इनकी स्ट्रेटजी को ही आप फॉलो करो। मैक्सिमम लोगों का मैं जैसे जानता हूँ कि कोई पार्ट बी से स्टार्ट करते हैं, सी से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद ए में आते हैं, लास्ट में 20-25 मिनट बचा के रखते हैं और ए में अटेम्प्ट करते हैं। तो ये मैटर नहीं करता, आप जिस स्ट्रेटजी में कंफर्टेबल वो आपका एग्जीक्यूट कर सकता है एग्जाम में। जैसा कि इनका पार्ट ए से स्टार्ट किया था, फिर भी इनका काफी अच्छा मार्क्स आया है। मैं बता दूं कि 116 मार्क्स इन्होंने इस बार सिक्योर किया है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड, लाइक एनटीए का जो पैटर्न आया जब से एनटीए एग्जाम लेना स्टार्ट किया है, तो कुछ चेंजिंग आ रही है, लाइक कुछ सर्वर प्रॉब्लम, वो मैं बात नहीं करूंगा उस पर। और जो पैटर्न पे चेंजिंग आया है, लाइक कुछ टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आ जा रहे हैं। लाइक इस बार का ही देख लो तो आप रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एनालिसिस के सिंपल हो गया। काफी कम या आए थे इस बार कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी थी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कंपैरेटिवली। या लीनियर अलजेब्रा जैसे हर हर बार आता है कॉमन कॉमन क्वेश्चन, इससे थोड़ा डिफरेंट आ रहा है लाइक इस बार। तो इसके बारे में आप क्या व्यू अपना रखते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? लाइक प्रीवियस ईयर का पैटर्न भी आपने देखा है, तो किस तरह से कंटिन्यू स्ट्रेटजी नेक्स्ट एग्जाम जो देने वाले हैं उनको क्या करना चाहिए, लाइक अपना एक्सपीरियंस? दो पैटर्न चेंज हो रहा है बट क्वेश्चंस का टाइप तो ऑलमोस्ट सेम ही है, मीन ज्यादा डिफर नहीं करते क्वेश्चन के टाइप। तो अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स भी अगर अच्छे से करके जाओ और अपनी रिवीजन अच्छे से करो तो भी अच्छा क्लियर हो जाएगा पेपर, क्योंकि ज्यादा भी डिफरेंस नहीं आ रहा। मीन्स लाइक थोड़ा सा ही एक दो क्वेश्चंस ही होते हैं या एक दो सब्जेक्ट्स ही हैं जिसमें इन्होंने डिफरेंस किया है, जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में किया थोड़ा सा डिफरेंस जो मुझे फील हुआ था। या बाकी मुझे इतना बिल्कुल, नहीं लगा कि मेरे को ठीक लगा था सारा पेपर। बिल्कुल सही बोला आपने, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में थोड़ा सा चेंज किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस थोड़ा सा कॉन्ट्र एग्जाम्पल से बन रहे थे इस बार का, जब मैं क्वेश्चन अपलोड किया था चैनल पे। राइट, तो मीन्स लाइक देयर वाज नो क्वेश्चन रिलेटेड टू पोल सिंगुलैरिटी, कॉची इंटीग्रेशन, रेसिड्यू थ्योरम। या हम्म, जो जनरली आते थे मीन्स पेपर्स में एक दो क्वेश्चन तो। तो ऐसा आप प्रिडिक्ट करके चलना है, लाइक कि पैटर्न किधर एक फिक्स पैटर्न पे नहीं आ सकता क्वेश्चन। लाइक लीनियर में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आ रहा है, इनर प्रोडक्ट से आ रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म से आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि नेक्स्ट टाइम पे आए। तो आपको होलिस्टिक अप्रोच बट अपनाना नाइन्टी है, लाइक। परसेंट तो होता ही है कि आ ही जाएगा, 90% तो हमें राइट, होता है कि शायद उस उतने उस बिल्कुल। टाइप का है क्वेश्चन। हाँ, पैटर्न क्वेश्चन अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो तो पैटर्न कुछ भी हो आप जरूर कर पाओगे। ओके। और शार्पेन मैथ्स जो चैनल है, लाइक मेरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कोर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ, लाइक री एनालिसिस भी अपलोड किया हूँ, बहुत सारे प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन अपलोड करता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप शायद विजिट किया हो या ना भी विजिट किया हो, तो व्यूअर को क्या बोलना चाहेंगे कि ये चैनल के बारे में, लाइक?
मैंने विजिट किया है ये चैनल। इसमें भी वीडियोस अच्छी हैं। मींस अगर आपने सीएसए नेट गेट के या कोई भी प्रिपरेशन करनी है मैथ्स, हायर मैथ्स से रिलेटेड एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, तो ऑब्वियसली फुल कोर्स है, तो वो भी अच्छा है, मैंने चेक किया था। सो इट इज अ गुड चैनल टू प्रिपेयर। मेरे चैनल के जो व्यूअर हैं साथ पे मैथ्स, आपने कभी विजिट किया या फिर लास्ट में जाते जाते आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? लाइक जो भी प्रिपरेशन नेक्स्ट एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, जस्ट नियर में अभी गेट का एग्जाम है, उसके बाद आईटी जैम के भी लोग हैं, तो उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? बस मींस डिमोटिवेट, अगर आपके पहले आपने अटेम्प्ट किया है, जैसे डिमोटिवेट ना हो, आप दोबारा से प्रिपेयर कर लो, अच्छे प्रिपरेशन करो और पास्ट ईयर पेपर्स भी अच्छे से करके जाओ। बेसिकली कंसेप्ट भी समझो, तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट। ओके। एंड जैसे आपने बोला कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, नेट और गेट का जो एग्जाम होने वाला है, लाइक गेट का थोड़ा सा पैटर्न, आप गेट 2 बार क्वालिफाई कर चुकी हैं। एक चीज और मैं बोलूंगा कि आप गेट का पैटर्न और नेट में पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो उसको आप कहाँ पे देखते हैं? मतलब गेट के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट गेट का ही अभी सीजन नेट का अनाउंस भी नीट नहीं के हुआ है डेट। पैटर्न में तो जैसे देखो, चॉइस नहीं होती कोई क्वेश्चंस की, हमें सारे क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं। सो मीन्स बेसिकली वो थोड़ा सा अटेम्प्ट करना इजी होता है, क्योंकि हमें एटलीस्ट हमें पता है कि हमें कोई चॉइस नहीं मेक करनी वहां पे, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं उसमें तो। एंड उसमें सिलेबस भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, आई थिंक। या एक दो सब्जेक्ट्स का सिलेबस उसमें ज्यादा होता है गेट में। बाकी गेट का पेपर थोड़ा सा टफ आता है कंपैरेटिव टू सीएसआई या नेट। ओके। ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा टफ आता है। उसके भी पास्ट ईयर पेपर्स करोगे तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एंड किस टाइप के ज्यादा टॉपिक्स कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हाँ, सही। आपने, आपका ऑब्जर्वेशन रहा कि लाइक गेट का एग्जाम का जो क्वेश्चन है उसका लेवल थोड़ा सा टफ आता है। कहीं ना कहीं हाँ, कह सकते हो आप, जब मेजर थ्योरी, फंक्शन एनालिसिस, टोपोलॉजी के क्वेश्चन जब ऐड किया जाता है गेट में, न्यूमेरिकल एनालिसिस और एपीपी वगैरह सिलेबस जब कवर किया जाता है, तो उससे थोड़ा सा सिलेबस ब्रॉड हो जाता है। कॉन्सेप्ट्स की माने तो मैं कहूंगा कि नेट एग्जाम का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, और सी एस गेट के एग्जाम में थोड़ा सा आप मेमोरी बेस्ड, लाइक न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, एलपीपी हो गया, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला से कर सकते हो। लाइक देन नाउ थैंक यू सो मच भव्या फॉर योर प्रीसियस टाइम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग टीएफआर एग्जाम, एंड जो भी आप लाइफ में चाहते हो आप अचीव करें। थैंक यू सो मच, दिल से आप यहाँ पे आए, एक रिक्वेस्ट पे आपने हाँ बोल दिया और यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।